नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव की फाइनल फाइट के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत झोंक दी है। 6 चरणों के साथ ही 486 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब बारी आखिरी और 7वें चरण की है, जिसमें बिहार की 8 और बंगाल की 9 सीटों पर भी 1 जून को वोटिंग है। बिहार की सासाराम, काराकाट, बक्सर, आरा, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, नालंदा और जहानाबाद में वोट डाले जाएंगे। वहीं बंगाल में आखिरी चरण में कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, जादवपुर, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, बशीरहाट, बारासात और दमदम लोकसभा सीट पर वोटिंग है। 2019 चुनाव नतीजों की अगर बात करें तो बिहार की 8 सीटों पर एनडीए और बंगाल की 9 सीटों पर टीएमसी का कब्जा रहा था। लेकिन इस बार न सिर्फ बिहार बल्कि बंगाल में भी चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। तो क्या है बिहार और बंगाल के चुनावी समीकरण और फाइनल फाइट में कौन किस पर पड़ेगा भारी? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आखिरी चरण में फाइनल जो कहें कि जो फाइट है वो काफी टफ है। बंगाल बिहार में क्या बीजेपी को मिलेगा चैलेंज या इस बार होगा क्लीन स्वीप? देखिए, बिहार और बंगाल दोनों ही जगह पे एक ही तरह का वातावरण है, ये बात आप समझ लीजिए। बिहार में बहुत सारे लोग बहुत तरह के एनालिसिस कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल तरीका है चुनाव का आकलन करने का कि कौन कास्ट का उम्मीदवार है, किस कास्ट का कौन है, कहां है, नहीं है। लेकिन एक चीज जो जमीन पे नजर आ रही है वो ये कि खास करके गरीब जनता जो है, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जिनके घर में अनाज जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, सारा चीज हो रहा है, उनका ये जो ट्रेडिशनल जो चुनाव को पढ़ने एनालाइज करने का जो तरीका है उसमें वो मैच नहीं खा पा रहा है। चुनाव तो नजदीक है, होने वाले भी हैं, अब नतीजा भी आएगा। वो कहते हैं भाई हाथी निकल गया, बस पूछ बाकी है। एक बात मैं कह रहा हूं कि 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे ना वो ऐतिहासिक होंगे। ऐतिहासिक इस सेंस में होंगे कि अगर ये जो साइलेंट वेव जमीन के बिल्कुल अंदर वो चल रहा है, गरीबों में, दलितों में, ओबीसीज में, महिलाओं में खास करके, ये अगर वाकई चल रहा है, जो हमें तो नजर आ रहा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा है पता नहीं, तो ये 400 पार का आंकड़ा भी ये लोग क्रॉस कर जाएंगे। बिहार में कई सारी सीटों पे टफ दिख रहा है, लेकिन अगर महिलाओं ने तय कर लिया है कि मोदी को वापस लाना है तो आप ये समझिए कि रिजल्ट पिछली बार की तरह ही हो जाएगा। बंगाल की स्थिति और भी अजूबा है। वो इसलिए कि अभी तो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री मोदी उनके ही इलाके में, उनके ही गढ़ में जो है चुनौती दे रहे हैं। बंगाल का कुछ इलाका है जो सेंट्रल बंगाल जिसको हम कहते हैं, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मालदा, ये जो इलाके और खास करके जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है बांग्लादेश से, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में 70% से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कब्जा है नॉर्थ बंगाल में, साउथ बंगाल में टीएमसी का कब्जा है और ये जो मुस्लिम बहुल इलाका है टीएमसी का कब्जा है। दिक्कत ये है कि बाकी सब जगह तो हो गया, ये साउथ जो इलाका है बंगाल का, यही 6th और 7th फेज हुए हैं और वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो साफ साफ इस बात को बता रहा है कि वहां पे ममता बनर्जी की स्थिति उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। राजीव जी, 7वां चरण कैसे एनडीए के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण? देखिए, एनडीए के लिए यही महत्वपूर्ण है कि मैक्सिमम सीटें जीत सके, क्योंकि अभी जो रीजनल पार्टियां हैं, कुछ रीजनल पार्टियां ऐसी है जिसने केंद्र सरकार के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब केंद्र की सरकार से सीधा संबंध नहीं कर सकते। केंद्र की सरकार मतलब राज्य और केंद्र के बीच का विवाद बढ़ाने वाली ये पार्टियां हैं, जैसे ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी
हमेशा से केंद्र के ऊपर आरोप लगाती रहती हैं कि उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया जाता। इन लोगों ने फेडरल सिस्टम की बात कही, सवाल उठाया संघवाद को लेकर कि केंद्र की तानाशाही है। ये जो आधार है इन लोगों का, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। संविधान बचाने की बात लोग एक्सेप्ट करते हैं, या फिर लोगों का मानना है कि केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार अच्छा काम कर रही है। ये लोग बेवजह आरोप लगा रहे हैं। इन दोनों के बीच फाइट है। तो अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतने सालों से लगातार क्या करती रही? लगातार एक ही बात, पीएम आवास योजना का पैसा रुका हुआ है। उन्होंने कभी लोगों को यह नहीं बताया कि पीएम आवास योजना का पैसा इसलिए रुका क्योंकि यहां पर करप्शन के चार्जेस लगे। डीएम को भेजा गया नोटिस कि आप खुद से वेरीफाई करें कि जिन लोगों को मकान आवंटित किए जा रहे हैं वो कोई गरीब व्यक्ति है, न कि टीएमसी का अमीर कार्यकर्ता या नेता। ये उस आरोप के आधार पर 80 से ज्यादा एक एक जिला में ऐसी घटनाएं सामने आई, ऐसे रिपोर्ट सामने आए। उसके बाद यह पीएम आवास का पैसा रुका। या फिर मनरेगा फंड की बात है। करप्शन का दलदल वहां पर इतना ज्यादा सघन हो गया है कि ममता बनर्जी उसमें डूबने वाली है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करती है क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमारे वोटर नाराज हो जाएंगे। हम अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई करें तो भी हमारे वोटर नाराज हो जाएंगे, जो स्थितियां वहां पर है। अब इस परसेप्शन की जंग में मोदी के लिए 7वें चरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब 350 प्लस का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को लाना है और एनडीए के लिए 390-400 के आंकड़े को पार करना है। बस यही महत्वपूर्ण बात इस चरण के चुनाव में है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए बहुमत तो पहले ही मिल चुका है। तो यहाँ पर पहले ही बहुमत मिल चुका है, लेकिन डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने जिस तरह से बंगाल में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन को लेकर जो दावा किया है, क्या वाकई बीजेपी इस बार बंगाल में 35 सीटें जीतने जा रही है? देखिए, बंगाल में तो बिल्कुल ही माहौल बदला सा दिख रहा है। जिस हिसाब से ममता बनर्जी परेशान नजर आ रही है, मोदी रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, तो जिस रास्ते से वो जाते हैं उसी रास्ते से ममता भी करती है। मतलब आप पूरी तरीके से इतने परेशान नजर आ रहे हो कि एक इनविटेशन भी गया कि इंडी गठबंधन की मीटिंग हो रही है, ममता बनर्जी ने कह दिया मैं नहीं आ सकती, मना कर दिया। क्यों? मुस्लिम वोटर्स को यह संकेत देने के लिए कि हम वामपंथी और कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हैं, और ये मिक्स सिग्नल वो नहीं देना चाहती चुनाव से पहले, क्योंकि अभी जो चुनाव हो रहे हैं यही तो ममता बनर्जी का गढ़ है। लेकिन एक बात कहना जरूरी है, संदेश खाली में जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनमें से उनको जो लीड कर रही थी, जिन्होंने थाने में जाकर के अपना शिकायत दर्ज किया, रेखा पात्रा, उनके भाषण को मैं सुन रहा था। क्या एक महिला और प्रधानमंत्री सही तारीफ कर रहे हैं? एक महिला जो घर से कभी निकली नहीं, गांव से निकली नहीं, और किस तेज के साथ वो भाषण दे रही है, ललकार रही है, ये तो अपने आप में बता रहा है कि बंगाल की जो जमीनी राजनीति है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। महिलाएं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था, आज वो चुनौती दे रही है। इससे बड़ा बदलाव क्या होगा? ममता बनर्जी बैकफुट पे है, और ममता बनर्जी की परेशानी ये है कि जो आखिरी फेज है, अगर ये किला ढह गया तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटों के बीच वो जीतने में कामयाब हो जाएगी। राजीव जी, यहाँ पर इस बार चुनाव आयोग ने जो बंगाल का जो 7वां चरण है, इन 8 सीटों पर एक किले की तरह से तब्दील कर दिया है। वही बिहार में भी जो चैलेंज माना जा रहा है कि क्या यहाँ पर मीसा भारती अपनी सीट बचा पाएंगी, इस तरह की जो चल रही है हवा, तो उसमें क्या लगता है किस करवट बैठेगा ऊंट? देखिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार की राजनीति खत्म होने वाली है। मीसा भारती पिछले 2 बार से चुनाव हार रही है, इस बार भी हारेगी।
और दूसरी बात जहां तक है, रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में लाया गया छपरा से, सारण से वो भी चुनाव हारेगी, क्योंकि ये पोलिंग के बाद ही इन जगहों पर, यानी कि जो बात हो रही है सारण की, वहां पोलिंग के बाद ही राजद का जो बौखलाहट, उनके नेताओं की बौखलाहट, रोहिणी आचार्य के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को प्रवोक किया हिंसा करने के लिए। यह दिखाता है कि उनके हाथ से सारण फिसल चुका है। ऐसे राजीव प्रताप रूढ़ी वो नेता हैं जिन्होंने वो उस दौर में भी राबड़ी देवी को वहां से हराया था। लोकसभा चुनाव में राबड़ी देवी को हराना, रोहिणी आचार्य को हराना, वही है कि लालू प्रसाद यादव को हराना। दूसरी तरफ मीसा भारती लगातार संघर्ष कर रही है। वो क्या कहती हैं, उनके पास मुद्दा क्या है, हम युवाओं को नौकरी देंगे अपनी सरकार आने पर। तो वो तो विधानसभा चुनाव के समय का मुद्दा होगा, अभी का मुद्दा नहीं हो सकता। अभी लोकसभा का चुनाव है। आप लोकसभा के चुनाव में राजद की ये औकात नहीं है कि वो केंद्र में सरकार बनाने और बिगाड़ने में भूमिका निभा सके अभी की स्थिति में, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आपको 0 सीटें मिली थी। अचानक से कौन सा ऐसा तूफान आ गया जिसके कारण लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, जदयू के विरोध में राजद के ऊपर भरोसा करने लगे। बस केवल इनको लगता है कुछ कास्ट समीकरण, यानी कि यादव हैं, मुसलमान हैं, एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ, सीपीआई-एमएल के साथ गठबंधन है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हमारे साथ आ जाएंगे। ये कास्ट समीकरण अब बिहार में पूरी तरह से लागू नहीं होता। ये जो यादवों की बात करते हैं कि मीसा भारती डरी हुई है कि अगर मोदी यादव या फिर जाति की बात नहीं करते हैं तो क्यों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मनेर में सभा करने के लिए बुलाया, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो धारणाएं तोड़ दी है कि रीजनल पार्टियों में बैठे हुए लोग जो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं और उस जाति को भी धोखा देते हैं केवल परिवारवाद की राजनीति करके, जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव की जाति। ये लालू प्रसाद यादव यादवों के लिए अब तक कुछ नहीं किया, केवल अपने भाई भतीजे, साला साली भतीजा, इन्हीं लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाए, पैसे में आगे बढ़ाए, घोटाले में आगे बढ़ाए, इनकी गुंडागर्दी, इनके वर्चस्व को कायम करवाया। जैसे उत्तर प्रदेश की बात देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये अखिलेश यादव कहते हैं केवल हम यादवों की जाति है, यादवों की पार्टी है, मतलब यादव सारे समाजवादी पार्टी को वोट दे। किस आधार पर? यादवों में 5 कैंडिडेट बनाए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, और 5 यादव कैंडिडेट में पांचों के पांचों मुलायम सिंह यादव के कुनबे के। अखिलेश यादव खुद अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़वा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव इनके भाई हैं, वो उधर अक्षय यादव, ये आदित्य यादव, ये सारे जो है 5 कैंडिडेट वो सब के सब इन्हीं के परिवार से हैं। दूसरे जगह पर कोई यादव कैंडिडेट नहीं मिलता। तो ये परिवारवादी राजनीति इन लोगों के जो है क्षेत्रीय स्तर पर जातिवादी राजनीति करके वो अब समीकरण टूट गए हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में यादवों का इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि एक मोहन यादव को वहां मुख्यमंत्री बनाना पड़ता, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में है। वहां के युवा देख रहे हैं कि हमें अगर इन परिवारवादी पार्टियों की राजनीति से अलग होना है तो राष्ट्रीय स्तर पर उन पार्टियों में जाना है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जो हमारी जाति के नेताओं को, हमारे जाति के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं राजनीति में भी। और ये अवधारणा बनते ही ये लालू परिवार की सियासत खत्म होती दिखाई पड़ रही है। अब इन लोगों को लोकसभा देखने का जो सपना था वो अब यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। कभी ये पीएम के उम्मीदवार हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, जब संयुक्त मोर्चा की सरकारें बदल रही थी, देवगौड़ा पीएम बन गए, गुजराल पीएम बन गए, इनको भी लगा हम भी बन जाएंगे, मुलायम सिंह यादव को भी लग रहा था इनका भी नंबर आ जाएगा। लेकिन अब तो लोकसभा में 1 सीटें जीतना इनके लिए मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। चलिए, और बंगाल बिहार पर सटीक विश्लेषण और तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरी चरण में ममता बनर्जी ने अपने किले को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी एक्स्ट्रा फोर्सेस को तैनात करके बता दिया है कि इस बार बंगाल को चुनाव के दौरान सुलगने नहीं देंगे। वहीं पीएम मोदी ने बिहार और बंगाल में बीजेपी के बेहतर और शानदार प्रदर्शन का दावा किया है, जिसके बाद बिहार और बंगाल में विपक्ष काफी दबाव में आ चुका है।
बैटल में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।